हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको डिनोट करते हैं बी से, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमिबिलिटी म्यू जीरो times the net current enclosed by the path. Mathematically, it is written as integration of line integral of v dot dl equal to mu naught I. प्रोनाउंस करते हैं v dot dl equal to mu naught I. यह है एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी एम्पियर सर्किटल लॉ उसका स्टेटमेंट पढ़ा, मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा, बी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई। म्यू जीरो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी क्या है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में एक बात ध्यान देने की है, जैसे हम लोग गॉस लॉ पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वहाँ गॉसियन सरफेस ड्रा करते थे। ऐसे ही यहाँ जब भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो एम्पीरियन लूप ड्रा करेंगे, एक क्लोज लूप ड्रा करें, क्योंकि बिना क्लोज लूप के हम उसका लाइन इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ हियर वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। लेट दिस इज ए कंडक्टर ऑफ रेडियस स्मॉल ए। स्मॉल ए रेडियस का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड कैरिंग current passes from left to right in as shown in the diagram। ये उसके क्रॉस सेक्शनल एंड्स हमने ड्रा कर रखे हैं, समझ आए इसलिए क्योंकि जो इस वायर की जो रेडियस है वो स्मॉल ए है। लेट पॉइंट P1 बी ए पॉइंट लाइन आउटसाइड द वायर एट विच we want to find the magnetic field intensity due to this current carrying conductor. This point P1 is situated at a distance small r from its center, and in this way r greater than a। जो रेडियस ऑफ r है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल ए रेडियस ऑफ वायर से ज्यादा है, तभी वो पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है। अब हियर वी विल ड्रा एन एम्पीरियन लूप। वायर है तो एम्पीरियन लूप मतलब कोई ऐसा लूप जो उससे इक्वल डिस्टेंस पर हो, मतलब वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो उस लूप पर कांस्टेंट बनी हो। तो अगर हम इस पॉइंट P पर एक एम्पीरियन लूप ड्रा करते हैं तो ये एक सर्कुलर लूप ऐसा होगा हैविंग रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r। तो स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप हमने ड्रा कर लिया, बिल्कुल इस तरह से। ऐसे ही एम्पीरियन सर्कुलर लूप ड्रा किया, ये वायर है और इसके चारों ओर ये एम्पीरियन लूप ड्रा किया, वो यहाँ ड्रा किया। अब थोड़ा सा कंसीडरेशन, तो कंसीडरेशन आपको बता दिया। कंसीडर ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, लेट ए बी द रेडियस ऑफ वायर एंड स्टेडी करंट I be flowing through it। The flow of current in the wire gives rise to magnetic field around it। वो ओरेस्टेड का ही ऑब्जर्वेशन था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर कंसेंट्रिक सर्किल्स विद देयर सेंटर्स ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। ये भी पढ़ रखा है राइट हैंड ग्रिप रूल से। इफ वी होल्ड ए कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्व्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कर्व फिंगर्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक बनेंगी, जो सेंटर पर इसके ये वायर होगा। वही सारा कुछ यहाँ हमने कंसीडर कर रखा है। अब इसके लिए इफ वी वांट टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, देन फर्स्ट वी हैव टू इवेल्युएट V डॉट डी मैग्नेटिक फील्ड, और फिर वो अब मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P है तो ये इस तरह से फील्ड होगी, ये B की डायरेक्शन इधर होगी और इधर ही हमारी लेंथ भी होगी, तो B और DL ऐसा। ये वायर है
तो ये ऐसे सर्कुलर लूप बना हुआ है। सर्कुलर लूप ऐसे ही बना हुआ है, तो हम इसको जब होल्ड करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर इस बाहर की ओर होगी और उसी डायरेक्शन में ये लूप भी होगा, लूप भी ऐसे ही है। तो बी डॉट डी एल, इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी एल कॉस 0। बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा चूंकि बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है इसलिए ये एक ही उस पर बन जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। यहाँ कहीं हम कंसीडर कर लें ऐसे, या ऐसे ही कंसीडर कर लो, तो ये बी और ये इसी डायरेक्शन में डी एल, तो बी और डी एल ये ड्रा हो जाएगा। बी डी एल कॉस 0, ये हो गया बी डी एल, इक्वेशन 1। अब अगर इवेल्युएट किया हमने बी डॉट डी एल, और अगर यही हम अप्लाई कर दें एम्पियर सर्किट लॉ, तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। नाउ लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल यहाँ भी था तो यहाँ हो जाएगा। ये क्लोज लूप मतलब कंप्लीट लूप के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी डी एल फॉर होल लूप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पर कांस्टेंट है, आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। म्यू नॉट आई डी एल पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो जो रेडियस होगी उसके बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा पी इंटू 2 पाई आर, मतलब जो सरकमफेरेंस होगी उसके इक्वल हो जाएगी टोटल लेंथ। तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। नाउ we want to find B, means magnetic field intensity. Now mu naught I upon 2 pi R, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन when point P lies outside the wire. The magnetic field intensity at a point outside wire varies inversely, means B inversely proportional small r। ये इस फॉर्मूले से, क्योंकि म्यू नॉट आई और 2 पाई ये सब कांस्टेंट है। आई को हमने स्टेडी करंट माना ही है कि जो करंट है वो कांस्टेंट फ्लो हो रही है, तो ये स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना दूर हम होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी रिड्यूस होती जाएगी। सेकेंड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ लूप। सेकेंड केस है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। ये तो हुआ आउटसाइड द वायर। अब क्या है, we want to evaluate magnetic field intensity B due to current carrying conductor on the surface of wire. In the given derivation or derived derivation, B equal to mu naught I upon 2 pi R if P1 lies at the surface of wire, that is R equal to A। तो ये जो स्मॉल r की वैल्यू है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर और उसके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा अब इसी वायर की सरफेस पर हो गया, तो r इक्वल टू A हो। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ r in the above derivation, we will get B equal to mu naught I upon 2 pi A। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ वायर। केस थर्ड, when point of observation lies inside wire। जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे P1 यहाँ पहले केस के लिए लिया था, तो वो हमारा अब इनसाइड वायर लाई कर रहा है। इनसाइड वायर लाई करेगा तो इसका मतलब हुआ कि केस थर्ड जब हम स्टडी करेंगे, इन सच केस और लेस देन A, ये केस हुआ हमारा मैथमेटिकली पॉइंट P लाई इनसाइड वायर। अब अगर इनसाइड वायर लाई करेगा तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होने की जब मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि किसी भी कंडक्टर के
के पास या के अंदर जो करंट फ्लो होती है, दैट करंट फ्लोज ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो इस स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो चार्ज हैं वो उसके सरफेस पर ही फ्लो होते हैं। तो सरफेस पर चार्ज फ्लो होते हैं तो जो उसकी कंप्लीट थिकनेस होगी उसके सरफेस पर ही करंट फ्लो होगी, बाकी में करंट नहीं होगी। तो इफ we consider here or less than a means point of observation lies inside the surface of wire, that is inside the wire, and in this case I becomes 0. Therefore B dot dl equal to mu 0 into 0 B dot dl इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर अब इसको इवेल्युएट करोगे तो फिर यही आ जाएगा b इंटू 2 r, b इंटू 2 r इक्वल टू 0 एंड इन दिस वे b इक्वल टू 0। इस केस में व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज इनसाइड वायर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इनसाइड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। if we consider that the current throughout cross section is uniform, मतलब हम अगर अब तीसरे केस में, एक तो ये माना कि स्किन इफेक्ट के कारण करंट जो है वो सरफेस पर फ्लो हो रही है, हम ये भी मानते हैं कि अगर करंट थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मतलब जितनी करंट सेंटर में फ्लो हो रही है उतनी ही करंट बाकी भी जगह पर और भी उसके सरफेस तक फ्लो हो रही है। तो अगर ये कंडीशन है तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा, ये आएगा B इक्वल टू I बाई पाई a स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। ऐसा इसलिए कि हम कंसीडर इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर देन द करंट थ्रू द सर्कल ऑफ रेडियस और लेस देन ए। और लेस देन ए का मतलब कि हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ कहीं हो रहा है, तो इसमें जो करंट होगी वो पूरी करंट तो इसमें फ्लो नहीं करेगी, तो उसमें इसमें आई करंट नहीं फ्लो हो रही क्योंकि ये हमने क्रॉस सेक्शन ही इसका छोटा कर रखा है, रिड्यूस कर रखा है। तो इस करंट को हमने आई डैश सपोज किया, तो करंट पर यूनिट एरिया फाइंड कर लिया, आई बाई पाई ए स्क्वायर, ये टोटल करंट थी। तो करंट पर यूनिट एरिया इनटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया। तो ये हो जाएगी करंट आई डैश की वैल्यू ना, ये आएगी करंट आई डैश। और अब जब ये करंट आई डैश हो जाएगी तो हम B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो B डॉट डी एल इसकी वैल्यू तो 2 पाई आर ही हो जाएगी, म्यू नॉट और I की वैल्यू ये हो जाएगी I बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 पाई आर, आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ अगर हम कंसीडर करें तो दिस B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर इसको हम कंसीडर करते हैं, एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, ग्राफ के थ्रू ड्रा करें, तो ये जो पिक्चर है वो हमारे दिमाग में और क्लियर हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डिस्टेंस के साथ वैरी कर रहे हैं। ये है B और ये है स्मॉल r, ये ऐसा हमने
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी प्रोपोर्शनल आर अप टू आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए तक तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड देयर आफ्टर इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी प्रोपोर्शनल 1/r, बी प्रोपोर्शनल आर। ये टोटल एक्सप्लेनेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long current carrying conductor।